नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। कहते हैं कि छोटा लक्ष्य जो है ना वो अपराध है। अपने लक्ष्य को बड़ा कीजिए और अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी सीखिए। ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है। सोच समझ के विचार कीजिए, अपने लक्ष्यों को निर्धारित कीजिए। भटकाव बहुत सारे आएंगे, उस भटकाव पे नियंत्रण रखना ही जीवन जीने का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और हमेशा की तरह आप और हम जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत हम अनमोल वचन के साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का अनमोल वचन क्या है। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है। हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके जीवन से हर एक युवाओं को बहुत ही प्रेरणा मिलती है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और आज उनका जन्मदिवस है तो बिहार बिहान की समस्त टीम की ओर से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम लोग। और आज जो है ये इस महान दिन को हम लोग को याद रखने की भी आवश्यकता है कि आज जिस इंसान का जन्मदिवस है उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, लोगों के विचारों के क्षेत्र में जो क्रांति लाई वो भूलने योग्य नहीं है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज आपको ऐसे शख्स से भी मिलाएंगे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सुरक्षा में थे। और आइए हम और आप मिलके स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ललित कुमार सिंह जो कि उप निदेशक हैं बापू टावर के। सर पुनः स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात सर, जैसा कि अभी आप दिल्ली में भी सब इंस्पेक्टर जब थे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सुरक्षा में थे, उस पर बात करेंगे। तो आज उनका जन्मदिवस भी है, तो कैसा वो अनुभव रहा, पहले उस अनुभव से ही शुरुआत करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आज डॉक्टर कलाम साहब का 94 उनका जन्म दिवस है। तो सर्वप्रथम तो मैं उनके जन्म दिवस पर डॉक्टर कलाम साहब को सादर नमन करना चाहता हूँ। साथ ही सभी श्रोताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी मैं ये 2004 में मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में मैं ज्वाइन किया था। और मैं अपनी ट्रेनिंग के बाद, जो कि नजफगढ़ में झरोदा कला में मेरी ट्रेनिंग समाप्त हुई थी, और ट्रेनिंग की समाप्ति के बाद ही मेरी पहली पोस्टिंग राष्ट्रपति भवन में हुई। तो यह मेरे लिए निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि डॉक्टर कलाम साहब जैसे विद्वान और महान व्यक्ति के साथ मेरी ड्यूटी लगी। तो मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ कि मैं डॉक्टर कलाम साहब के साथ सिक्योरिटी में वहाँ मैं मौजूद रहा। तो कैसा अनुभव, तो शायद हम लोग उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं जब आप उनके सामने होंगे। तो उनके कुछ व्यवहार के बारे में जी मैं व्यवहार के बारे में, वहाँ पर 2 गार्डन मशहूर हुआ करती हैं। एक तो सब आदमी जानते हैं कि मुगल गार्डन, दूसरा एक हर्बल गार्डन डॉक्टर कलाम साहब के द्वारा बनाया गया था, हर्बल गार्डन, जो कि अभी वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में मौजूद है। तो डॉक्टर कलाम साहब मॉर्निंग में और ख़ास करके इवनिंग में ज़रूर उस गार्डन को घूमने के लिए आते थे। तो हम लोग की ड्यूटी तकरीबन मुगल गार्डन या हर्बल गार्डन में हुआ करती थी। तो जब भी आते थे डॉक्टर कलाम साहब तो सामने से देखने का मौका मिलता था। तो उस समय देख करके बहुत ही बेहद खुशी होती थी कि जिस इंसान को देखने के लिए सारा दुनिया ललायित होता है, उस इंसान को मैं आँख के सामने देख रहा हूँ। उससे पहले एक बार पटना में मुझे उनका, जब वो यहाँ पटना किसी कार्यक्रम में आए थे तो दूर से देखने का मौका मिला था। लेकिन जब सामने में पहली बार मैं देखा तो मुझे पता नहीं मैं कितना आह्लादित हुआ, कितना खुशी हुआ। तो वो क्षण को मैं याद करके अभी भी देख रोमांचित हो जाता है मन, कि ऐसे शख्स के सामने मैं खड़ा रहता था और वो उन्हें भी मैं सैल्यूट करता था। वो भी हमको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहते थे और पूछते थे हाउ आर यू। जी, और एक महान व्यक्तित्व यही होता है कि जिसमें शालीनता और वो भाव नज़र आए। और जब डॉक्टर कलाम की बात होती तो लगता है कि आज भी हमारे बीच में है। सबसे बड़ी बात यह है कि महान हस्तियां विदा नहीं होती, वो हमारे आसपास ही रह जाती है। तो प्रारंभिक शुरुआत करते हैं कि जैसा आपने कहा कि सब इंस्पेक्टर भी रहे दिल्ली में, फिर आप यहाँ पे उपनिदेशक भी रहे। तो कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई? जर्नी मेरी एजुकेशन से मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ कि मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ गृह जिला समस्तीपुर शिवाजी नगर हमारा ब्लॉक हुआ। तो शिवाजी नगर के हाई स्कूल से मैं मैट्रिक किया। फिर पटना के एन कॉलेज से मैंने 12वीं किया और 12वीं करने के बाद मैं बीएससी एग्रीकल्चर किया बेंगलोर से।
और बीएससी के बाद फिर मैंने एमएससी किया एग्रीकल्चर से ही, जो कि वेस्ट बंगाल नदिया डिस्ट्रिक्ट विधानचंद्र कृषि विश्वविद्यालय से। और उसी बीएससी और एमएससी के दौरान ही मैं बीपीएससी और एसएससी की तैयारी कर रहा था। तो उसी के दौरान मैं 2003 में ही जब मैं एमएससी दे रहा था, तो उसी में समय में मैं एसएससी का जो सीजीएल होता है, जिसको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन कहते हैं, जी। तो वही एग्ज़ाम मैं से दिया था। उसी एग्ज़ाम के दौरान के माध्यम से मेरा सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ था, जो कि मैं 2004 में ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद फिर मैं राष्ट्रपति भवन से मेरी नौकरी की शुरुआत हुई। उसके बाद विभिन्न थानों में उत्तम नगर, जनकपुरी, हौज खास, मालवीय नगर, इस तरह से कई थानों में होता हुआ फाइनली मैं जब दिल्ली पुलिस में था, तो उसी समय मैं यूपीएससी और बीपीएससी दोनों की तैयारी एक साथ कर रहा था। तो उसी के दौरान मैं 48 से 52वीं में जो बीपीएससी का बैच, उसी में 2010 में मेरा सिलेक्शन हुआ। और सिलेक्शन के बाद मैं यहाँ बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ बिहार में ज्वाइन किया। और मेरी जर्नी बांका जिला से स्टार्ट हुआ। अच्छा। बांका जिला में मैं एज ए सीनियर डिप्टी कलेक्टर प्रोबेशनर ज्वाइन किया था। बांका के बाद मैं जहानाबाद दूसरा ज़िला था। जहानाबाद के बाद महनार वैशाली मेरी तीसरी पोस्टिंग थी। उसके बाद उदा किशुनगंज, मधेपुरा, फिर सीतामढ़ी के अनुमंडल पुपरी में डीसीएलआर रहा। और सीतामढ़ी के बाद सहरसा डीसीएलआर के रूप में रहा। और उसके बाद मैं यहाँ पटना में भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत मैं यहाँ ओएसडी के रूप में ज्वाइन किया, जिसके बाद मुझे ओएसडी के अलावा उप निदेशक डिप्टी डायरेक्टर बापू टावर का भी प्रभार दिया गया। और इस प्रकार मैं बापू टावर में अभी वर्तमान में डिप्टी डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ। क्या बात है, काफ़ी लंबी जर्नी रही आपकी। जी। मतलब आप दिल्ली से फिर बिहार के विभिन्न क्षेत्र में। तो सबसे पहले तो क्या मोटिवेशन रहा आपका कि इतने सारे जगहों पे इतने दिन तक कार्य करना? तो वो मोटिवेशन कहाँ से आप लाते थे? हर एक व्यक्ति का जीवन में आगे बढ़ना लक्ष्य होता है, स्वाभाविक है। बिहार के जो भी बच्चे होते हैं यूपीएससी और बीपीएससी का जरूर सपना देखते हैं। जी। तो उसी सपना के देखने के ख्याल में मैं लगातार तैयारी करता रहा। और जब मैं दिल्ली गया, तो दिल्ली में भी मेरा सपना था कि मैं नौकरी के साथ साथ चाहे सो यूपीएससी की तैयारी करूं, बीपीएससी की तैयारी करूं। और उसी तैयारी के दौरान मैं यूपीएससी में भी मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, लेकिन संजोग से आगे उसमें नहीं मैं बढ़ सका। तो फिर मैं बीपीएससी हो गया, तो मैं बीपीएससी ज्वाइन किया इधर। क्या बात है। और बात को हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन आज जो महत्वपूर्ण दिन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, आज जितना भी अगर आप जाने ना उतना कम लगता है। तो बिहार बिहान आपके लिए एक सॉफ्ट स्टोरी लेके आया है जो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हम लोग अपने माध्यम से बताते हैं। तो आइए देखते हैं आज के सॉफ्ट स्टोरी। देश के दक्षिणतम शहर रामेश्वरम में एक मुअज्जिन पिता के साए में पले बढ़े अब्दुल पकीर कलाम बचपन से ही आध्यात्मिक वातावरण में पले बढ़े थे। कई दफा एपीजे कलाम ने लिखा कि एक ही रोशनी है और हम सब उस लैंप शेड की सुराखें हैं। असल में कलाम असफलता के बाद सफलता की अदम्य कहानी है। सफलता वो भी ऐसी विराट। कलाम होने का मतलब होता है बच्चे बच्चे की जबान पर जिस वैज्ञानिक का नाम हो। कलाम यानी मिसाइल मैन, कलाम यानी एरोस्पेस तकनीक के बड़े जानकार, कलाम यानी बच्चों के प्यारे राष्ट्रपति, कलाम यानी सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति। रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक स्कूल में शुरू हुए उनके दीक्षा संस्कार से लेकर शिलोंग में आईआईएम में छात्रों के बीच आखिरी संबोधन तक कलाम साहब ने जितना सीखा, उस ज्ञान को, उस विचार को आगे बढ़ाया। कलाम जिन्होंने नौजवान इंजीनियर के तौर पर डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश और डॉक्टर सतीश धवन के साथ काम किया। कलाम जो हमेशा छात्रों से कहते कि नकारात्मक सोच किसी सफर में 20 बैग साथ लेकर चलने की तरह है, जो आपके सफर को दुश्वार बनाती है। कलाम का मतलब होता है लोगों को यह सिखाने वाला कि अकादमिक मेधाविता आईने से अलग नहीं होती। एक बार धूल हटा दो, आईना चमकने लगता है और परछाई साफ होती है।
कलाम का मतलब है जो परमाणु परीक्षण के दौरान मेजर जनरल पृथ्वीराज के कूट नाम से काम करे और परीक्षण के विस्फोट से पहले जो यह बुदबुदाए कि ईश्वर की शक्ति विध्वंस नहीं करती, यह एक करती है। कलाम का मतलब है वह ऋषि जो सादगी से जिए, जो विज्ञान के सिद्धांतों पर न सिर्फ रक्षा में अपने देश को ताकतवर बनाए है, बल्कि जो यह भी कहे कि नैनो बायो काग्नो तकनीकों का नवजात अभिसरण इस बात की गवाही है कि प्रकृति सिर्फ सिरजती ही है। कलाम वह हैं जो तरक्की के लिए एक ऐसे नजरिए की जरूरत बताते हैं जो यह सुनिश्चित करे कि सामाजिक पिरामिड के निचले पायदान पर खड़े लोगों के लिए जीने की शर्तें भी सुधरेंगी और जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सरहदों से परे होंगी। कलाम का मतलब है एक अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई के खर्चे पूरे करे और जो खुद अखबारों की सुर्खियों में आ जाए, जो मिट्टी के तेल के दियों के नीचे पढ़ाई करे और खुद रोशनी की लौ बन जाए। कलाम का मतलब है एक ऐसा संत जो देश को एक तयशुदा वक्त के अंदर विकासशील देश की सरहद से बाहर निकालकर विकसित देश बनाने का विजन पेश करे। कलाम का मतलब है समाज का हर वह शख्स जो अपने लिए एक मिशन लेकर चलता है और उस मिशन को पूरा करने में जुट जाता है। कलाम का मतलब है अप दीपो भव, यानी अपना दिया खुद बनो की प्रेरणा। कलाम का मतलब है हम और आप। कलाम का अर्थ है खुद कलाम। 22 states I have visited. This is 23rd state, J&K. Everywhere I visit every religion. Name it, every religion I visit. But all the religions, when you go inside the religions, they are beautiful, they are lovely, they are full of fragrance, but they are islands, beautiful islands. What is education? Education is really giving a bridge to the silence. With so many multiple, historically, it is the evolution of a multiple religions in J&K when it came and slashed, came and a lot of unequilibrium generated. Then an equilibrium society was generated out of multiple religions in this place, in J&K, Jammu and Kashmir. विज्ञान की दुनिया के एक शोधक से देश का प्रथम नागरिक बनना और मानवता का साधक बनने की उनकी जीवन यात्रा एक ऐसी सत्य कथा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सदियों तक मार्गदर्शन करती रहेगी। पुनः स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। और कहते हैं कि महान आत्माएं कहीं नहीं जाती, वो आपसे कभी विदा नहीं लेती है, वो आसपास ही रहती है और आपको प्रेरणा देती है अच्छे काम करने की। तो आज के दिन हमेशा जो है ऐसे आत्माएं तो हमेशा पूजनीय है और आज के दिन भी उनको सत नमन है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सर पुनः स्वागत है आपका। सर अभी बात कर रहे थे कि आपने इतने सारी जर्नी की है, बहुत सारे एक्सपीरियंस आपने गेन किए। अक्सर लोगों में देखा गया है कि कहते हैं कि एक काम जब आप करते हैं तो और सारी चीज़ों को फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आप जब पुलिस में थे उसके बाद फिर आपने तैयारी की, तो कैसे मैनेज किया इन चीज़ों को? देखिए, आज डॉक्टर कलाम साहब की जन्म दिन है। आप डॉक्टर कलाम साहब के जीवन से बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। डॉक्टर कलाम साहब किस प्रकार पेपर बेच करके पढ़ाई करते थे, ये दुनिया के लिए मिसाल एग्जाम्पल है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि एक काम करते हुए दूसरा काम कैसे नहीं किया जा सकता है। तो यदि, और दूसरी बात आपने शुरुआत में कहा कि यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलिए। यदि आपके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति रहेगी, सपना ऊंचा रहेगा निश्चित रूप से, तो आप उसके लिए प्रेरित होइएगा। मेरे पिताजी भी पहले बिहार पुलिस में ही सब इंस्पेक्टर थे।
उनका कहना था कि बेटा मैं तो सब इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन तुम पढ़ने में तेज हो, तुम हमसे ऊपर वाले पद पे जाओगे तब समझेंगे कि तुम पढ़ने में तेज हो। तो ये चीज़ हमेशा मन में लगते रहता था कि पिताजी कहते थे कि मैंने सब इंस्पेक्टर से ऊपर के पद को लेना है। तो जब मैं सब इंस्पेक्टर के पद पर ज्वाइन किया था तो पिताजी को बहुत खुशी हुई थी, लेकिन उनका कहना था कि नहीं बेटा और भी तैयारी करो, आगे बढ़ो। तो हमेशा वो मन में लगन रहता था कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो वही प्रेरणा था। और मैं निश्चित रूप से डॉक्टर कलाम साहब के जीवन से सभी लोगों को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि डॉक्टर कलाम साहब के जीवन को अपनाइए, डॉक्टर कलाम साहब की तरह मेहनती बनिए, डॉक्टर कलाम साहब के साथ के तरह ईमानदार बनिए, और डॉक्टर कलाम साहब के साथ ये भी देखिए कि आप कितना भी पद ऊपर क्यों नहीं हो जाते हैं, लेकिन उतना ही आप सरल भी बनिए। जी, और ये बहुत ज़रूरी भी होता है कि अगर पेड़ से भरा हुआ फल है वो जो है हमेशा झुका हुआ रहता है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरणा भी देता है। सर, अगर बात करें तो आप राइटिंग भी करते हैं, आप लिखते भी हैं, और आपने डॉक्टर कलाम के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लिखी है, तो उस विषय में बताइए कि किस तरीके से आपने स्टार्ट किया, शुरुआत की। देखिए, मैं डॉक्टर कलाम साहब के साथ जब मैं राष्ट्रपति भवन में था तभी मेरे मन में था कि डॉक्टर कलाम साहब इतने सरल व्यक्ति होते हुए एक गरीब परिवार से उठ करके राष्ट्रपति भवन तक कैसे पहुँचे। निश्चित रूप से इनमें कुछ न कुछ ऐसी खासियत होगी या ऐसी दैविक कृपा होगी जो इतने साधारण सा व्यक्ति जो है सो राष्ट्रपति भवन में पहुँच गए। तो मैं इस चीज़ को लेकर के मैं हमेशा सोचता था, विचार करता था। लेकिन जब मैं बिहार ज्वाइन किया तो बिहार ज्वाइन करने से पहले और बिहार ज्वाइन करने के बाद भी डॉक्टर कलाम साहब अक्सर हमेशा बिहार आया करते थे। और जब भी बिहार आया करते थे तो वो बिहार को विकसित राज्य बनाने की हमेशा बात करते थे। उनको लगता था कि बिहार में वो सारे पोटेंशियल हैं जिसके बदौलत जो है सो बिहार जो है सो एक बहुत विकसित राज्य बन सकता है। तो जब भी चाहे वो पटना उनका आना हो, चाहे यहाँ कृषि को लेकर के पालीगंज जाना हो, चाहे वो किशनगंज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाना हो, चाहे यहाँ अलग अलग कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में जाना होता है, जहाँ भी वो जाते थे शिक्षा पर जो है सो शिक्षा, स्वास्थ्य और एग्रीकल्चर और ख़ास करके इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो बहुत बात करते थे। तो मुझे लगा कि जब डॉक्टर कलाम साहब 27 जुलाई 2015 को जब उनका देहावसान हुआ तो मुझे लगा कि अब डॉक्टर कलाम साहब को याद करने का सबसे बड़ा स्रोत यही होगा कि डॉक्टर कलाम साहब बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए उन्होंने जो संदेश दिया, जो मैसेज दिया, उसको एक लिखित रूप में जो है सो लाया जाए। उससे पहले भी डॉक्टर कलाम साहब हमारे यहाँ जो 28 मार्च 2006 को बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किए थे। वो बिहार के लिए जो उसमें जो बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए जो 10 सूत्री उन्होंने जो कार्यक्रम दिया था, रूपरेखा दिया था, वो बिहार के लिए आज भी ब्लूप्रिंट है। तो निश्चित रूप से मैं ये सोचा कि उन चीज़ों को एक समेकित रूप करके जो है सो मैं बनाया हूँ। और उसी की कड़ी में मैं ये बताना चाहूँगा कि वो जो डॉक्टर कलाम साहब ये जो हमारी पुस्तक है डॉक्टर कलाम के सपनों का बिहार, तो निश्चित रूप से ये पुस्तक जो है सो बिहार को डेवलप्ड राज्य बनाने के लिए ब्लूप्रिंट है। मेरा मानना है कि ये पुस्तक हर एक युवाओं को पढ़ना चाहिए, तभी आप बिहार के कंसेप्ट को समझ पाएंगे और बिहार को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। जी, तो सही, जब ये किताब आपने लिखा तो कहाँ से आपने किया, क्या आपने बात भी करी उनसे, या फिर कैसे इस किताब का आपने जी बिल्कुल। इस किताब को जब मैंने लिखना प्रारंभ किया तो सबसे पहले मैं ये समझना चाहा कि डॉक्टर कलाम साहब कहाँ गए हैं, उसके बारे में मैं जानकारी लूँ। तो मैं जानकारी लेने के लिए मैं एन सिन्हा इंस्टीट्यूट सोशल स्टडी गया था, क्योंकि मैं अखबार में पढ़ा था कि एन सिन्हा इंस्टीट्यूट भी डॉक्टर कलाम साहब आए थे। तो उस समय वहाँ के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर DM दिवाकर साहब थे। तो दिवाकर साहब बोले कि ललित जी, डॉक्टर कलाम साहब तो आए थे, लेकिन उन्होंने जो कहा था वो राइटअप में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं उनके एक दोस्त का नाम बता सकता हूं और उनका नंबर भी दे सकता हूं जो आपको बहुत सारी जानकारी देंगे डॉक्टर कलाम साहब के साथ। और तब उन्होंने जो है सो जो दरभंगा में जो है सो अपने बिहार के महान वैज्ञानिक पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा सर का नाम उन्होंने दिया था, जो डॉक्टर कलाम साहब के साथ रह करके डायरेक्टर के रूप में जब मिसाइल इंटीग्रेटेड मिसाइल का डेवलपमेंट हो रहा था तो वहाँ पर जो है सो डायरेक्टर के रूप में काम करते थे पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा सर। तो फिर मैंने मानस बिहारी वर्मा सर से मैंने बात किया और फिर मैं दरभंगा जा कर के उनसे मिला। तो उसके बाद मानस बिहारी वर्मा सर हमको बहुत सारी जानकारी दी डॉक्टर कलाम साहब के बारे में, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दी कहाँ से कलेक्शन हो सकता है। फिर मैंने बिहार विधानसभा से भी मैं संपर्क किया। वहाँ पर जो है बिहार के समृद्धि के 10 सूत्र करके जो है सो पुस्तक बिहार विधानसभा के द्वारा निकाली गई थी, उस पुस्तक को कलेक्ट किया, उस पुस्तक को पढ़ा। उस समय के जो प्रभात खबर अखबार
थे, वहाँ भी एक दिन के लिए डॉक्टर कलाम साहब गेस्ट के रूप में, उनके संपादक गेस्ट के रूप में आए थे। फिर मैंने प्रभात खबर ऑफिस से मैं संपर्क किया, वहाँ से उनके बारे में जानकारी, तो इस तरह से मैं जानकारी मैं अलग अलग स्रोतों से जुटाता गया और फिर उसको फिर राइटअप के रूप में ये पुस्तक को प्रकाशित किया। तो सबसे खूबसूरत अनुभव कहाँ का रहा जब आप लिख रहे थे? तो सबसे खूबसूरत मेरा अनुभव जो है सो मुझे मानस बिहारी वर्मा सर के साथ ही लगा, क्योंकि मानस बिहारी वर्मा सर के साथ मैं बैठता था, जब उनसे बात करता था तो लगता था कि मैं ये दूसरा कलाम साहब के साथ मिल रहा हूँ। एकदम बिल्कुल डॉक्टर कलाम साहब की प्रतिमूर्ति थे, बिल्कुल उतना ही सरल, उतने ही सौम्य, उतने ही माने ऊर्जावान, उतने ही हाई क्वालिटी के विचार वाले डॉक्टर मानस बिहारी शर्मा लगते थे मुझे जी। तो जब आपने डॉक्टर कलाम के बारे में इतनी सारी चीज़ें लिखी, इतनी और बहुत अच्छी तरीके से प्रकाशित भी हुई, और हमें लगता है कि सब युवाओं को खास करके किताब पढ़नी चाहिए, फिर आप आए बापू टावर में, तो फिर कैसे यहाँ पे किस तरह से कार्य है, किस तरीके से लोग कार्य करते हैं यहाँ पे, इसके बारे में पता? जी। उससे पहले मैं एक चीज़ और मैं इस पुस्तक के बारे में बताना चाहूँगा कि इस पुस्तक में जो शुरुआती जो पहला चैप्टर है वो सृजन पाल जी के द्वारा लिखा गया है, और सृजन पाल जी वही हैं जो हमेशा डॉक्टर कलाम साहब के साथ हमेशा रहते थे। वो IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट हैं, लेकिन डॉक्टर कलाम साहब के साथ इतने बरसों वो बिताए कि डॉक्टर कलाम साहब की सेवा में हमेशा लगे रहते थे। जिस समय डॉक्टर कलाम साहब जो IIM मेघालय में जब अंतिम भाषण देने के लिए गए थे, उस समय भी सृजन पाल साथ ही उनके साथ थे। तो उस किताब की भूमिका उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो उन्होंने भी अपना विचार डॉक्टर कलाम साहब के बारे में बताए हैं, तो वो भी हम लोग सभी युवाओं को पढ़नी चाहिए। जी। तो आप जब उनसे मिले तो उनसे क्या अनुभव रहा? हाँ जी, सृजन पाल जी से मैं मिला हूँ। जब भी मैं उनका नोएडा में अपना ऑफिस है, वो भी डॉक्टर कलाम फाउंडेशन के डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं, और हमेशा डॉक्टर कलाम का जो वैज्ञानिक सोच थी, आज उसी पर जो है सो वो काम कर रहे हैं। तो वो बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्ति है सृजन पाल सिंह। जैसा कि उनका नाम है सृजन, तो हमेशा कुछ ना कुछ साइंस के क्षेत्र में सृजन ही करते रहते हैं, खास करके स्कूली बच्चों के लिए। तो मैं जाता हूं तो अक्सर बात होती है, और बात वही डॉक्टर कलाम साहब की, उनकी बातों को किस तरह से डॉक्टर कलाम साहब कहीं जाते थे तो जाने से पहले ही सारे वो प्रोग्राम तय कर लेते, एक मिनट पर बात करते थे, वहाँ की रूपरेखा तैयार करते थे। और इतना ही नहीं, मैंने वहाँ जाने के बाद अगली कार्यक्रम की भी रूपरेखा वो सृजन पाल जी के साथ शेयर करते थे, और हमेशा सृजन पाल जी के साथ देश और दुनिया के हालात के बारे में ही बात किया करते थे। ये अक्सर सृजन पाल सर का कहना रहता था। तो इससे प्रतीत होता हो कि देश के लिए कितने माने हमेशा वो तत्पर रहते थे, और कितना वो उनकी उच्च सोच थी डॉक्टर कलाम साहब की। जी। और जब जैसा कि आपने कहा कि वो हमेशा साथ रहते थे, तो ऐसी कोई बात या फिर ऐसा कोई वाकया जो आपके साथ शेयर उन्होंने किया हो? हाँ, एक बार जब IIM शिलोंग जा रहे थे तो उसी समय की बात बोल रहे थे कि मैंने जब वो साथ में सृजन पाल जी भी थे, तो उस समय जो है सो क्या होती है कि जो आगे जो जैसे आप देखते हैं कि एस्कॉर्ट बोलते हैं हम लोग, जब भी कोई VIP आते हैं तो आगे एस्कॉर्ट जाती है। तो डॉक्टर राष्ट्रपति साहब जब जा रहे थे तो आगे जो एस्कॉर्ट गाड़ी जा रही थी, उस एस्कॉर्ट गाड़ी में जो है सो एक जवान सीधा खड़ा था। जो गाड़ी तो आगे चल रही थी, लेकिन जवान पीछे मुड़ करके डॉक्टर कलाम साहब की गाड़ी की तरफ मुड़ करके खड़ा था अपने ड्यूटी में। तो जो एयरपोर्ट से जो वहाँ की दूरी थी, तकरीबन 1-1.5 घंटा की दूरी थी जहाँ पर उनको अंतिम भाषण दिया जाना था IIM शिलोंग में। तो सृजन पाल जी को बार बार कहते थे कि भाई जो गार्ड साहब हैं ये खड़े क्यों, इतनी लंबी दूरी है, इतना देर तक कैसे खड़े, इनको किसी तरह से मैसेज दीजिए कि वो बैठ जाएं। तो सृजन पाल जी जो है सो अपने स्टाफ के साथ उनको वायरलेस सेट पर जो है सो बार बार मैसेज देना चाह रहे थे, लेकिन नेटवर्क नहीं रहने के कारण मैसेज जा नहीं पा रहा था। तो उसको लेकर के डॉक्टर कलाम साहब काफ़ी चिंतित थे कि मैंने एक जवान को इस तरह से लगातार खड़ा रहना किसी VIP की ड्यूटी में उनको अच्छा नहीं, भले यद्यपि कि वो अपना ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन डॉक्टर कलाम साहब एक मानवता के आधार पर उनका कहना था कि खड़ा होकर कितनी लंबी सफ़र तय करना उचित नहीं। तो ये बड़ा उनके जीवन का एक बहुत ही मानवीय पहलू था जो कि मुझे अच्छा लगा था, जिसकी चर्चा उन्होंने सृजन पाल जी ने अपने आलेख में भी की है। जी। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप दूसरे के बारे में सोचते हैं, महान तो हर कोई बन जाए, लेकिन अगर आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं तो ही आप महान कहलाते हैं। और महान कहलाना और महान होने में यही फ़र्क है शायद। बिल्कुल। और ऐसी चीज़ें जो आपको सृजन जी ने बताया हो तो वो शेयर करें। उम्मीद दर्शकों को भी ये चीज़ें। मैं राष्ट्रपति भवन की एक वाकया बताता हूँ कि मैं जब भी डॉक्टर कलाम साहब
एयरपोर्ट पर उतारते थे तो उतरने के साथ ही वो राष्ट्रपति भवन आते थे। और जब भी किसी की शिफ्ट होती थी, किसी भी शिफ्ट होती थी, तो 1 घंटा शिफ्ट को जो है सो रोक दिया जाता था। जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर कलाम साहब 10 बजे आने वाले हैं और किसी की शिफ्ट 9 बजे समाप्त हो रही है, तो 9 बजे की शिफ्ट वो समाप्त नहीं होती, बल्कि उसी शिफ्ट को कंटिन्यू करना होता था, क्योंकि उनके आने के समय में शिफ्ट चेंज करना नॉट अलाउड था वहाँ के प्रोटोकॉल के अनुसार। तो एक बार जो है सो डॉक्टर कलाम साहब रात के 2 बजे आए। शायद हमको लगता है कि फ्रांस वगैरह से किसी कंट्री से आए थे। तो आने के बाद सब लोग सोचे कि भाई अब डॉक्टर कलाम साहब जो है सो राष्ट्रपति भवन आ गए, अब हम लोग का शिफ्ट चेंज हो जाएगा और हम लोग सब दूसरे शिफ्ट आएंगे। लेकिन एकाएक ऐसा सिचुएशन आया कि डॉक्टर कलाम साहब राष्ट्रपति भवन आए और रूम में गए बिना ही तुरंत मुगल गार्डन घुमाए। तुरंत मुगल गार्डन है। और रात को 2 बजे जो है सो एक प्लांट को वो देखने लगे। हम लोग वहीं पर खड़ा ही थे, उनके सामने ही खड़ा थे। एक प्लांट को देख रहे थे कि उस प्लांट में किसी प्लांट का पौधा का पत्ता मुरझाया तो नहीं है, उस प्लांट में प्रॉपर पानी दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो इतने वो जीव जंतु जो वहाँ पर जीव जंतु थे, वो डॉक्टर कलाम साहब हिरन पाले हुए हैं, वहाँ पर जो है सो कबूतर पाले हुए हैं। तो सबको अपने हाथों से पानी देते थे, अपने हाथों से खाना देते थे। तो ये उनकी महानता थी कि किस प्रकार से वो नेचर से जुड़े हुए थे। और जो वहाँ पर जो गार्डन में माली का काम करते थे, उनसे भी पूछते थे कि आप कैसे हैं। हिंदी थोड़ी उनकी अच्छी नहीं थी, तो पूछते थे कैसे हो। इस तरह से जो है सो माने जो माली थे उनसे भी पूछते थे। तो ये उनकी महानता थी कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जैसे पद पर होने के बावजूद भी हम छोटे छोटे कर्मचारियों से उनकी माने हालचाल पूछना एक महानता का ही जी और एग्जाम्पल है। और सच में मतलब अगर आप खुद को दूसरे के सामने अगर आप ज़्यादा बड़ा नहीं साबित करते हैं, तो वही आपकी महानता का भी प्रतीक है। तो और भी क्या चीज़ें थी ऐसी राष्ट्रपति भवन में जो आप लोगों को लगती थी कि ये चीज़ें ऐसे कैसे हो सकती है? कुछ राष्ट्रपति भवन में एक सबसे डॉक्टर कलाम साहब का बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट था कि जब भी देश के किसी भी कोने से किसी शिक्षक के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा बच्चों से मिलने की बात होती थी, तो इजीली एक्सेप्टेबल था। और हमको लगता है कि डॉक्टर कलाम साहब अपने राष्ट्रपति भवन में रहते हुए, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए, जितने बच्चों से उनकी मुलाकात हुई राष्ट्रपति भवन में, शायद राष्ट्रपति भवन का वैसा कभी दोबारा इतिहास नहीं दोहराया गया है। तो ये डॉक्टर कलाम साहब अपने बच्चों को विजन देते थे कि किस तरह से देश को आगे ले जाना है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं। कि जो आज बच्चा है वही कल नौजवान होगा, वही देश को आगे बढ़ाएगा सोशियो इकोनॉमिक रूप से, सब दृष्टिकोण से। तो डॉक्टर कलाम साहब का सपना था कि बच्चों को नीचे से ही नींव डालिए, बच्चों को देश के प्रति समर्पित कीजिए, देश के प्रति सपना दिखाइए, ताकि बच्चे आने वाले समय में देश के लिए अच्छा कर सके। तो ये उनका राष्ट्रपति भवन में रह करके ये राष्ट्रपति जी के लिए बहुत ही बेहतरीन समय था हम लोगों के लिए और पूरे संपूर्ण देश के लिए और देश के बच्चों के लिए। जी, जैसा कि आपने कहा कि उनको हर एक चीज़ से लगाव था और पूरा देश और पूरा दुनिया जानता है कि मिसाइल मैन के नाम से वो जाने जाते हैं। तो उनसे कोई ऐसा वाकया जो आपको पता हो और लोगों ने बताया हो कि जब वो उस संघर्ष में थे तो किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, साइकिल से लेके और आज? नहीं, ये तो जग जाहिर है, डॉक्टर कलाम साहब के संघर्ष को पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से जो है सो वो 4 बजे उनके पिताजी जो है सो उठते थे। और हम सभी जानते हैं कि वहाँ के जो रामेश्वरम उनका जो पैतृक निवास है, रामेश्वरम में उनके पिताजी जो है सो वहाँ जो मस्जिद हुआ था उसके वो इमाम थे। तो वो 4 बजे ही उठ जाते थे। 4 बजे उठ करके जो है सो डॉक्टर कलाम साहब को उठाते थे और उनकी जो दिनचर्या जो है सो, उनके पिताजी की दिनचर्या जो है सो एक नाव पर जो फेरी लगाते हैं पर्यटकों को, रामेश्वरम से लेकर के जो है सो धनुषकोटी जगह है, वहाँ उनको लाना ले जाना उनकी दिनचर्या थी। और डॉक्टर कलाम साहब की दिनचर्या अखबार बेचने से स्टार्ट होती थी। तो ये जो है सो हमारे संपूर्ण बच्चों के लिए, खासकर जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उनके लिए मैसेज है कि किस तरह से हम संघर्ष कर करके अपने जीवन को जो है सो आगे बढ़ा सकते हैं। उनका जीता जागता जो है डॉक्टर कलाम साहब। और मैं संपूर्ण देशवासियों को और मैं अपने बच्चों को, खास करके जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो डॉक्टर कलाम साहब की मेरी जीवन यात्रा है, हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। जो भी डॉक्टर कलाम साहब को प्यार करते हैं, जो भी डॉक्टर कलाम साहब के जीवन से अपने जीवन में प्रेरणा लेना चाहते हैं, मैं सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में जब एक बार इस किताब को पढ़िएगा, तो मैं दावा करना चाहूँगा कि एक बार नहीं, इसको आप दर्जनों बार एक किताब को पढ़िएगा और उसके बाद भी इस किताब को से पढ़ने से आपका मन नहीं भरेगा।
इस किताब में उन्होंने कई सारी वाक्यों को का चर्चा किया है। उन्होंने जो है सो अपने पेड़ जो मैं राष्ट्रपति भवन के बाद उनका जो आवास था वो 10 राजाजी मार्ग नई दिल्ली था। उनके आवास में एक अर्जुन पेड़ था जो कि उनसे उम्र में हमको लगता है कि वो 20 से 25 वर्ष ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि डॉक्टर कलाम साहब इस किताब को लिखते समय वो करीब 82 वर्ष के थे और उस समय उस पेड़ का उम्र जो है सो 100 वर्ष वो बता रहे हैं। तो जब भी किसी संशय की बात होती थी, जब भी उनको लगता था कि हमको कुछ मैं कहीं डाइवर्ट हो रहा हूँ, तो वो डॉक्टर कलाम साहब उस अर्जुन पेड़ से बात करते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही माने चमत्कारी बात है कि आप किस तरह से पेड़ से बात करते थे, बात कर करके वो उनसे माने एक डायरेक्शन लेते थे, मार्गदर्शन लेते थे और उनसे पूछते थे कि मैं ये जो करने जा रहा हूँ या ये मैं कर रहा हूँ, क्या ये सच है, क्या ये देश के लिए अच्छी बात है या नहीं। तो ऐसे लोग जो है सो नेचर से, प्रकृति से जो है सो मार्गदर्शन लेते थे। तो ये हम लोगों के लिए जीवन के लिए सीख है कि हम भी पेड़ पौधों को संरक्षण दें, पेड़ पौधों को इज्जत दें, सम्मान दें। मैं आज सुबह की मैं बात बता रहा हूँ जो कि मैं चर्चा भी कर रहा था। मैं दूरदर्शन केंद्र के सामने में जो पेड़ है इस पर देखिए हजारों चमगादड़ हैं, हजारों चमगादड़ हैं। तो निश्चित रूप से ये पटना वासियों के लिए, अपने बिहार के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि दूरदर्शन के सामने हजारों की संख्या में चमगादड़। तो ऐसे सभी लोगों को डॉक्टर कलाम साहब से प्रेरणा लेनी चाहिए जी। तो उनकी कुछ वैज्ञानिक उपलब्धियां जो हैं उनके उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। डॉक्टर कलाम साहब की जर्नी DRDO से स्टार्ट होती है। जब वो DRDO में ज्वाइन किए सीनियर वैज्ञानिक के रूप में, तो उसके बाद 1962 के आसपास या 1958 में वो फिर इसरो में आ गए हैं। इसरो में आने के बाद ही उन्होंने जो है सो मिसाइल पर काम करना चालू किया। और हम लोग सभी जानते हैं कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इसलिए उनको कहा जाता है, चाहे अग्नि हो चाहे ब्रह्मोस हो, सबकी ओरिजिन जो है सो डॉक्टर कलाम साहब के माध्यम से ही हुआ है। तो आज जो भारत जो अपने आप को जो है सो अपने आप को ये मानता है, सिक्योरिटी के हिसाब से अपने को मानता है कि हम सक्षम हैं मिसाइल में, चाहे आत्मनिर्भर हैं। तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर कलाम साहब का सबसे बड़ा योगदान रहा है। दूसरी वाकया मैं डॉक्टर कलाम साहब का वैज्ञानिक उपलब्धि के बारे में कहना चाहूँगा कि ये 1998 की बात कीजिए, 11 और 13 मई को 1998 में जो पोखरण परीक्षण हुआ था, जो उसको सेकेंड नाम दिया गया था, उनके सब कुछ करता धरता डॉक्टर कलाम साहब ही थे। तो डॉक्टर कलाम साहब ने हम अपने देश को रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। और कोई भी देश जब तक रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक उसकी बहुत सारी इकोनॉमी, बहुत सारी अर्थव्यवस्था केवल रक्षा के नाम पर खर्च होगा। तो इस मामले में हम डॉक्टर कलाम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। तो ये सबसे बड़ी उनकी मिसाइल और पोखरण परीक्षण सबसे बड़ा उनका योगदान रहा वैज्ञानिक के क्षेत्र में। सर आगे भी जो बापू टावर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले जैसा कि आपने कहा कि उनकी 3 बहुत जो फेवरेट पुस्तक थी, जो कि जब वो पढ़ रहे थे तो ज़रूर लोगों को पढ़नी चाहिए। तो अगर उससे पहले अगर इसके बारे में बताना चाहिए। मैं डॉक्टर कलाम साहब के जीवन का एक चीज़ और मैं पहलू बताना चाहूँगा कि डॉक्टर कलाम साहब जब भी उनको टाइम मिलता था हमेशा पढ़ते रहते थे। उनका जो राष्ट्रपति भवन का लाइब्रेरी हो, चाहे 10 राजाजी मार्ग नई दिल्ली का जो भवन था, वो एक भवन कंप्लीट लाइब्रेरी ही था। तो उनके जीवन में जब आप उनकी मेरी जीवन यात्रा पढ़ेंगे तो उन्होंने उस अपनी जीवन यात्रा की पुस्तक में 3 पुस्तक का उन्होंने जिक्र किया जो उनके लाइफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। उस पुस्तक में सबसे पहली पुस्तक है ये लाइट फ्रॉम मेनी लैम्प्स। ये जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। तो ये डॉक्टर कलाम साहब की सबसे फेवरेट पुस्तक ये थी, लाइट फ्रॉम मेनी लैम्प्स। जो दूसरी पुस्तक उन्होंने जो जिक्र किया है वो है तिरुकुरल। ये तमिलनाडु के महान, जिस तरह से हमारे रामायण की रचना की गई थी, हमारे महाभारत की रचना की गई थी, उसी तरह से जो है सो तमिलनाडु के जो महान संत थे, तिरुकुरल थे, उनके द्वारा जो है सो ये रचित पुस्तक है तिरुकुरल, जो कि हमारे जीवन के सारे पहलुओं को इसमें दर्शाया गया है। तो निश्चित रूप से डॉक्टर कलाम साहब की ये दूसरी पुस्तक थी। और जो तीसरी पुस्तक उन्होंने जो जिक्र किए हैं वो पुस्तक का नाम है मैन द अननोन। इसलिए मैं ये 3 पुस्तक मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि जब भी आपको समय मिलता है आप जीवन में इस 3 पुस्तक को जरूर पढ़िए, अवश्य पढ़िए। निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। जी,
सर आप बात करेंगे कि हमारा, क्योंकि आप उपनिदेशक हैं बापू टावर के, इसके बारे में कुछ बताएं। क्या ऐसा नया है जो बाहर से जो पर्यटक आते हैं हमारे बिहार में, तो वो देखने के लिए जाएं? देखिए, बापू टावर हम सभी जानते हैं कि बिहार महात्मा गांधी की जो है सो कर्म भूमि रही है जी। और 1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ, जिसके बदौलत ही जो है सो पूरे देश और दुनिया पर जो है सो महात्मा गांधी की छाप पड़ी। सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजकुमार शुक्ल, जो पंडित राजकुमार शुक्ल के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने जो है सो डॉक्टर महात्मा गांधी को लखनऊ स्टेशन में जाते हैं, उनको बुलाते हैं। तो 1917 में 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी, जो अभी पटना जंक्शन जिसको देख रहे हैं, वो पहले बांकीपुर जंक्शन के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर उतरते हैं। यहाँ उतरने के बाद वो सबसे पहले जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस समय वहाँ नहीं थे, संभवतः कलकत्ता में थे। और उनके जो उनके घरेलू जो नौकर थे, महात्मा गांधी को पहचान नहीं पाए और गांधी जी को जो माने स्वागत होना चाहिए वो उनको नहीं मिला। उस तुरंत वो जो है सो स्विच ऑफ करते हैं, मौलाना मजरूर हक के यहाँ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों साथ में पढ़ते थे लंदन में। फिर उसके बाद जो है सो डॉक्टर महात्मा गांधी की जर्नी स्टार्ट होती है। पटना से मुजफ्फरपुर जाते हैं, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी। तो ये 1917 की बात है। तो 1917 से जब देखिएगा तो 2017 में 100 वर्ष हो जाता है महात्मा गांधी के बिहार आने का। तो 2017 में महात्मा गांधी का 100 वर्ष पर जो है सो पूरी राज्य सरकार के द्वारा 101 वर्ष का पूरा कार्यक्रम चला, शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था। तो उसी में माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना थी कि गांधी जी के जीवन को एक बिहार में एक नए तरीके से बनाया जाए, ताकि नई पीढ़ियों को जो है सो गांधी जी का मैसेज जो है सो दिया जाए। तो उसी परिकल्पना के अनुरूप जो है सो गर्दनी बाग पटना में 7 एकड़ ज़मीन पर जो है सो ये बापू टावर बनाया गया है और ये 120 फीट ऊंचा है, जो कि इसमें अब 2 पहलू है, इसके 2 बिल्डिंग है। आगे से जब देखिएगा तो शंक्वाकार है, माने कोनिकल शेप में, पीछे रेक्टेंगुलर है, जो कि आपको दूर से भी दिखेगा। और ये इसलिए अलग है दुनिया के म्यूजियम से क्योंकि यहाँ पर जो है सो सबसे पहले क्या है कि एक तो रैंप बनाया गया है। रैंप बनाया गया, तकरीबन कोई भी मंजिल होती है, कहीं भी मकान होता है, कोई भी चीज़ होता है, तो लोग नीचे से चढ़ते चढ़ते पहला तल्ला, दूसरा तल्ला, तीसरा तल्ला पर लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट जो है सो उल्टा है। यहाँ पर सबसे पहले आप नीचे में एक रोटेटिंग टेबल है, जो 8 मिनट का जो है सो एक पिक्चर चलती है, जिसमें बापू टावर का पूरा कंसेप्ट दिखाया गया कि बापू टावर क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया, इसका क्या महत्व है। उसके बाद सीधे लिफ्ट से आप 5वां तल्ला पर जाते हैं। आप 5वां तल्ला से आप रैंप के माध्यम से घूमते फिर से आप ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। तो हर एक फ्लोर पे क्या है कि रैंप है और साथ में एक गैलरी दिया गया है। बापू टावर में इसलिए भी ये अलग है क्योंकि यहाँ पर जो है सो म्यूरल्स लगाए गए हैं, मैनिक्यून्स लगाए गए हैं, 3D पिक्चर्स लगाए गए हैं, मल्टीमीडिया का जो है सो उसमें ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया है। तकरीबन 100 ऐसे जो है सो वीडियो उसमें क्लिप हैं। महात्मा गांधी की ओरिजिनल आवाज़ को वहाँ जो है सो दिखाया गया है। तो निश्चित रूप से जो बापू टावर जो है सो एक निश्चित रूप से अत्याधुनिक म्यूजियम है। ये दुनिया का भी वर्तमान में इकलौता म्यूजियम है गांधी जी के जीवन पर आधारित, जो इतने सारे न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है, जो कि बिहार में है। जी। और जो बिहार से बाहर है वो अगर आते हैं पटना तो ज़रूर एक बार ये बिल्कुल लोग आते हैं। मैं प्रतिदिन मैं बताऊं कि शनिवार रविवार को काफ़ी भीड़ होती है। शनिवार और रविवार को तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा पब्लिक आते हैं और बाकी दिन भी 400-500 रेगुलर आते हैं। तो निश्चित रूप से आज के समय में बापू टावर हमको लगता है पूरे बिहार का हॉट प्लेस हो गया है घूमने के लिए, दर्शकों के लिए। और मैं आपके इस माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से मैं तमाम श्रोताओं को भी कहना चाहूँगा, यदि गांधी जी के जीवन जो हम अभी तक इतिहास के पन्नों में केवल पढ़ते आए हैं, यदि उनको जीवंत रूप में आप देखना चाहते हैं तो एक बार आप बापू टावर आप ज़रूर आइए। जी सर, आप हमारे शो में और इतनी अच्छी आपने बातें साझा की जो लोगों को पता नहीं थी, वो भी आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम, ये ज़रूर ख़त लिख के बताइएगा। तो उठाइए कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है बिहार दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@gmail.com। और आज हमें दीजिए इजाज़त, कल मिलते हैं नए मेहमान के साथ। नमस्कार।